चलिए, कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। पिछली पीरियड में देखा गया अपवर्तन से संबंधित उसकी परिभाषा, अपवर्तन का नियम, उत्क्रमणियता का सिद्धांत और स्नेल का नियम। आगे है कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। दिए गए कांच के आयताकार जो गुटके होती है, कांच के पदार्थ का बना होता है, उसका अपवर्तनांक कितनी होती है, इसको ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए क्या क्या आवश्यक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण के अंतर्गत एक ड्राइंग शीट होती है जो सफ़ेद कागज़ का एक दस्ता होता है, ड्राइंग बोर्ड होती है, आल पिन होती है, ड्राइंग पिन होती है और सामान्यतः शीश, स्केल, चांदे, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें हम चित्र देख लेते हैं। इसका चित्र किस तरीके से बनेगी, सैद्धांतिक जो चित्र होगी, ये कांच का एक आयताकार गुटका है, इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। ये O है, इसको हम केंद्र मान करके एक ऐसा वृत्त बना लेते हैं। यहाँ से इस पर लंब डाला जाएगा और ये जो कटान बिंदु है यहाँ से इस पर लंब डाली जाएगी। यहाँ पे दो बिंदु गड़ा लेते हैं, P और Q, यहाँ पे R और ये S। ये कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रही है। ये O डैश हो जाएगा और इसको हम EX कहेंगे, इसको EY कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चित्र बना सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो विधि है, तीसरा हम ले सकते हैं प्रयोग विधि। प्रयोग विधि के अंतर्गत हम प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए जो ड्राइंग पेपर होती है, सफ़ेद कागज़, उसको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में रख देते हैं। उसके ऊपर पेपर इधर उधर न सरके, इसके लिए ड्राइंग पिन के माध्यम से उस पेपर को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर कांच का एक आयताकार जो गुटका रहती है, उस गुटके को रख लिया जाती है। उसके बाद उसकी इस तरीके से ऐसा सीमा रेखा बनाएंगे जिसको इस चित्र में ABCD के माध्यम से दर्शाई गई है। ठीक है, सीमा रेखा बनाने के बाद उसमें एक अभिलंब खींच लेंगे। इस अभिलंब का नाम दे देते हैं M और ये N। ठीक, फिर अभिलंब के साथ कुछ आपतन कोण पर प्रकाश किरण जो आपतित हो रही है, उसके लिए यहाँ पर दो पिन गड़ा है, P और Q, जिसका नाम रखा गया है। इस पिन का प्रतिबिंब ये जो कांच का आयताकार गुटका है उसके माध्यम से, जो माध्यम यहाँ पर विरल माध्यम है, हवा, इसकी ओर देखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है, P और Q का जो प्रतिबिंब है R और S पर बनेगी। तो इसको इस तरीके से R और S को रखा जाता है, P और Q R S चारों एक सिध में दिखाई दे। चारों पिन की जो नोक होती है बिल्कुल एक सिध में रहती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये जो गुटका रहेगी उसको हटा देते हैं। हटाने के बाद
इस बिंदु को केंद्र मानते हुए एक छोटी सी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचते हैं जो OP को X बिंदु पर और O डैश को, ये वाले जो रेखा जा रही है उसको YE पर E बिंदु पर क्या करती है, कट करती है, ठीक है, या काटती है। तो इस तरीका से X से ये जो अभिलंब दिख रहा है उस पर अभिलंब खींचा XE और यहाँ पर एक अभिलंब खींचा YE। तो इस तरीका से हम अपने प्रयोग विधि को संपन्न करते हैं। जब हमारा प्रयोग विधि पूरा हो जाती है तो उसके बाद अवलोकन लेंगे यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं अवलोकन सारणी। अवलोकन सारणी, अवलोकन सारणी बनाने से पहले यहाँ पर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई के जो अनुपात होती है उस अनुपात के मान को ज्ञात करना पड़ता है। तो स्नेल के नियम के अनुसार हम जानते हैं म्यू इक्वल टू साइन I बटे साइन R होती है, ठीक है। अब यहाँ पर I और R जो आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण है उसका मान यहाँ से निकाला जाएगा। ये वाला बनने वाला कोण आपतन कोण है और यहाँ जो बन रही है वो अपवर्तन कोण R है, ठीक है। तो इसकी मान निकालने के लिए मान किस में निकलेगा, साइन I में, और यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए इसका मान निकलेगा साइन R में, ठीक। तो साइन I और साइन R का मान हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं चित्र से साइन I बराबर क्या होगी, ये लंब है, ये इसके विकर्ण है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं सूत्र हमारे पास होती है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होती है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यदि एक समकोण त्रिभुज की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण थीटा है, तो ये लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ठीक। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगी, लंब बटे कर्ण होगी। तो यहाँ पर इसको हम लंब कह रहे हैं तो क्या हो जाएगी, लंब का मान XE, जो विकर्ण है उसका मान क्या हो जाएगा, OX। इसी तरीका से हम निकाल सकते हैं साइन R बराबर, इसमें यहाँ पर भी ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति है ना। तो यहाँ पर भी साइन R का मान वही लंब बटा कर्ण होगी। तो लंब यहाँ पे दिख रही है YE और जो विकर्ण का मान है वो दिख रहा है यहाँ पर OE। ठीक है। तो साइन I और साइन R का मान निकालने के बाद इसमें रखेंगे तो अपवर्तनांक निकल जाएगी। अतः म्यू बराबर साइन I का मान दिख रहा है XE बटे OX और साइन R का मान दिख रहा है YE बटे OE। चूंकि OX और OE आपस में यहाँ पर बराबर दिख रही है, OX और OE आपस में क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है। इस कारण हम रख सकते हैं चूंकि OE बराबर OX, अतः अपवर्तनांक म्यू बराबर XE बटे YE। जब दोनों का मान स्केल पट्टी की सहायता से यहाँ पर इसकी लंबाई और यहाँ पर ये जो दिख रही है YE, इसकी लंबाई, दोनों लंबाई को यदि हम ज्ञात करेंगे, स्केल की सहायता से लंबाई माप लेंगे, मापने के बाद यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो अपवर्तनांक का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये म्यू का मान लगभग 1.5 के आसपास आती है। ठीक। तो इस तरीके से हम दिए गए आयताकार जो कांच की गुटका होता है उसका अपवर्तनांक इस प्रयोग विधि के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक। इसमें अवलोकन सारणी बनाएंगे तो अवलोकन सारणी बनाने के लिए यहाँ पर इसी के मान को ज्ञात किया जाता है। XE और YE के मान को ज्ञात करने के लिए अवलोकन सारणी बनाई जाती है, जिसमें हम लिखेंगे
अवलोकन सरणी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्रमांक, फिर एक्स ई की लंबाई, एक्स ई की लंबाई, फिर यहाँ पर लेंगे वाई ई की लंबाई। जब एक्स ई और वाई ई की लंबाई निकल जाएगी तो अपवर्तनांक म्यू निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देते हैं, यहाँ से एक्स ई में वाई ई का भाग कर देंगे तो उसको हम लिखेंगे अपवर्तनांक म्यू। तो इस तरीक़े से हम अवलोकन सारणी बना करके इस प्रयोग को 3, 4, 5, 6 जितने बार करना चाहें कर सकते हैं, और प्रत्येक बार ऐसा ही चित्र बनेगी, ऐसा ही विधि का इस्तेमाल करेंगे और क्रमांक यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे और आखिरी में म्यू का मान माध्यमान निकाल करके हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़े से दिए गए आयताकार कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात की जाती है। इस प्रयोग को करने के लिए क्या क्या सावधानियां चाहिए? सावधानियां, दिए गए प्रयोग को करने के लिए कुछ सावधानियां की जरूरत पड़ती है। तो हम सावधानी में सबसे पहले ले सकते हैं कि जो यहाँ पर आयताकार कांच की जो गुटका ले रहे हैं उसकी पृष्ठ बहुत अच्छी तरीक़ा से साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा बिंदु हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जो पिन यहाँ पर जो गड़ाई जा रही है, जिसको हम PQRS के नाम से यहाँ पर चित्र में दिखा रहे हैं, वह पिन एकदम सीध में या ऊर्ध्वाधर उसको गड़ानी चाहिए। ठीक है, तीसरा इसमें हम ले सकते हैं कि ड्राइंग बोर्ड का जो गुटका है, ड्राइंग बोर्ड का जो गुटका है वो बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। प्रयोग करते समय जैसे यहाँ पर हम पिन को गड़ाएंगे तो पिन को गड़ाते समय यह गुटका नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, अब यदि मान लिया जाए इस पिन को गड़ाते समय ये गुटका अपने स्थान से हिल गया तो हमारा प्रयोग में जो हम अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं, क्या वह अपवर्तनांक सही निकलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें का जो यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है वह अपवर्तन परिवर्तित हो जाएगी। ये जो कोण का मान है वो कोण आपस में बदल जाएगा। जब कोण का मान बदल जाएगी तो हम जो प्रयोग कर रहे हैं वह प्रयोग में क्या पाया जाएगा? त्रुटि पाई जाएगी। समझ रहे हैं? इसी त्रुटि को बचने के लिए हम क्या करेंगे कि पिन गड़ाते समय गुटका अपने स्थान से नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, पिनों को जब आधार की तरफ हम देखते हैं तो हमारी जो आँख है वह बिल्कुल ऐसा सेट करें कि इस पिन का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर उसकी जो नोक है वो बिल्कुल सीधे में दिखाई दे। तो इस तरीक़े से इस प्रयोग को करने के लिए ये 4-5 जो मुख्य बातें हैं, इस मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है और अपवर्तनांक का मान जितना भी आएगी, उस कांच का अपवर्तनांक जितना भी रहेगा वह इस प्रयोग के माध्यम से निकल जाता है। तो ये था दिए गए आयताकार कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करने की प्रयोग विधि। इसके बाद इसमें अगला बिंदु लेते हैं वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, इसको हम किस तरीक़े से प्रदर्शित करें या उसको कैसे समझें, तो उसके लिए भी एक रेखा चित्र यहाँ पर बना लेते हैं। ये जो माध्यम है ये कांच या जल हो सकती है।
कांच या जल हो सकती है। यहाँ पर जो माध्यम है वो वायु है। ठीक है, अब हमको वास्तविक गहराई जो होती है किसी भी वस्तु की, वह आभासी क्यों प्रतीत होता है, तो इसको हम चित्र में समझने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु का जो ऊंचाई है यदि हम यहाँ से लें तो इसकी वास्तविक गहराई इस बिंदु से इस बिंदु तक कितना है, h है। यदि हम इसका नाम a कहते हैं तो ये क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। ठीक है, तो वास्तविक ऊंचाई कितना आ रहा है यहाँ पर, वास्तविक ऊंचाई h बराबर AP, h बराबर AP। ठीक, ये हमको आभासी प्रतीत कब होगा, तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण यहाँ से होकर के निकलेगी, तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि सघन माध्यम से निकलने वाले प्रकाश किरण जब विरल माध्यम में पहुंचती है तो ये जो अभिलंब दिख रहा है उस अभिलंब से दूर हो रही है। ठीक है, इस बिंदु से एक प्रकाश किरण चला, अभिलंब के पास गई और अभिलंब से दूर हो गई। ठीक, उसी बिंदु से पुनः एक प्रकाश किरण चला और विरल माध्यम में यहाँ पे पहुंची, अभिलंब से दूर हो गई। तो ये हम सिद्धांत है पहले देख चुके हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जब ये फैलने वाली ये जो किरण है, अभिलंब से दूर हटने वाली जो किरण है, उसको हम यदि पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वह इस बिंदु पर आकर के मिलती है दोनों प्रकाश किरणें। अर्थात वस्तु यहाँ पर स्थित है, आंख से यदि हम यहाँ से देखें तो वह वस्तु कहाँ पे दिखाई देती है, जो वास्तविक जिस जगह पे रखा हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ से A और जो P डैश जो निकाल रहे हैं, A P डैश, ये क्या होगी, उसकी आभासी गहराई होगी। इसको हम लिख सकते हैं आभासी गहराई। तो इस तरीके से वास्तविक गहराई और आभासी गहराई को हम इस परावर्तन अपवर्तन के नियम के माध्यम से समझ सकते हैं। समझ में आ गई। दूसरा हम इसमें लेके चलते हैं, तो यहाँ पर यदि हम इसका अपवर्तनांक निकालें तो लिख सकते हैं यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर, या हम जानते हैं अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगी, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, अर्थात म्यू इक्वल टू h बटे स्मॉल h। ये वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अनुपात जो एक अपवर्तनांक के बराबर हो रही है, इस सूत्र को भी हम यहाँ चित्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपवर्तन के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, या इसको हम उदाहरण के माध्यम से कैसे समझें। अपवर्तन का दैनिक
जीवन में उदाहरण। जब हम प्रकाश के अपवर्तन को समझ रहे हैं तो वह हमारे दैनिक जीवन में किस तरीक़े से उपयोगी होती है, तो इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे तारे का टिमटिमाना, पहला उदाहरण हम लेके चल सकते हैं। तारे का टिमटिमाना। सभी लोग जानते हो कि तारे कैसे दिखाई देती है। रात में यदि हम आकाश की ओर देखें तो तारे कैसे दिखाई देती है, चमकता हुआ, और उसकी जो प्रकाश है कम ज़्यादा होता हुआ ऐसा प्रतीत होता है, जिसको हम कहते हैं तारे का टिमटिमाना। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देती है? तारे के टिमटिमाने के पीछे या उसकी प्रकाश कम ज़्यादा होने के पीछे कारण ये है कि उसमें प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होती है? चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी से जो तारे की जो दूरी है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो बहुत अधिक दूर से आने वाला प्रकाश, चूंकि हमारे वायुमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएं तो वायुमंडल का अलग अलग परत है, अलग अलग परतों में वायुमंडल जो है बटा हुआ है। ठीक है, तो विभिन्न परतों से तारे से आने वाले प्रकाश क्या करेगी, गुजरेगी। क्लियर हो गया? तो विभिन्न परतों से आने वाली प्रकाश जब गुजरती है तो वहां पर उस प्रकाश का कुछ परत के लिए माध्यम सघन होती है, कुछ परत के लिए माध्यम क्या होती है, विरल होती है। ठीक है, तो प्रकाश किरणें, तारे से आने वाले जो प्रकाश किरणें सघन माध्यम, विरल माध्यम या सघन माध्यम, इसमें से होकर के पृथ्वी तक आती है। ठीक है, तो प्रकाश किरणें जब सघन माध्यम में आएगी तो वह उसका प्रकाश कुछ कम दिखाई देगा, या विरल माध्यम में जाएगी तो उसका प्रकाश कुछ अधिक दिखाई देगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीका से प्रकाश जो तारे से निकलती है वह पृथ्वी पर टिमटिमाते हुए दिखाई देती है। क्लियर हो गया? तो ये था क्या चीज, तारे का टिमटिमाना, जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और उसको महसूस करते हैं। उसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। सब लोग देखें, ये अनुभव किए होंगे कि जैसे एक बहुत बड़ा ऐसा पात्र रखा हुआ है, उस पात्र में यदि आधा डूबा हुआ छड़ रखें तो वह छड़ जो है पानी के अंदर कैसे दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो इसके पीछे भी वही रीजन है या वही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे इसके पहले हमने वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बारे में समझा, तो उसी चीज को हम यहाँ पे उसी का अनुसरण करते हुए इसको भी समझ सकते हैं। जैसे ये एक पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है और एक छड़ इस तरीके से ऐसा रखा गया है जो इस जल में आंशिक रूप से डूबा हुआ है, पूर्णतः नहीं डूबा हुआ है। ठीक है, आंख यहाँ पर है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से इसको देख रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे मतलब प्रकाश किरण सघन माध्यम से होकर के कहाँ जाएगी, विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो विरल माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी, ये माध्यम क्या है, विरल है, ये माध्यम क्या है, सघन है। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण निकला और ये भी अभिलंब से दूर हट गई। जब इस प्रकाश किरण को हम पीछे की ओर इस तरीके से बढ़ाएंगे तो ये जो छड़ है यहाँ पे जो सीधा था वो यहाँ पर क्या दिखाई देगी, मुड़ी हुई तो ये पानी में आंशिक डूबा हुआ छड़ हमको मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होता है, ये यहाँ पे चित्र में हम समझ रहे हैं। प्रकाश किरण सघन माध्यम से जाते हुए जब विरल माध्यम में पहुंचती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, पुनः यहाँ पर वही चीज को यहाँ पे दिखाई जा रही है। जब ये इस प्रकाश किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये वास्तविक जो जगह है उससे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, जिससे हमको ये पता चलता है, यहाँ से हम देखेंगे तो यह छड़ जो है सीधी नहीं है, मुड़ी हुई है। ठीक, तो प्रकाश का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, आगे है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, इसकी क्या परिभाषा होगी और इसका मान कितना होता है। तो क्रांतिक कोण जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में जो आपतन कोण है उसके मान को यदि हम r से प्रदर्शित करें और आपतन कोण है उसके मान को हम I से प्रदर्शित करें और अपवर्तन कोण के मान को हम यदि R से प्रदर्शित करते हैं तो स्नेल के नियम के अनुसार हम जानते हैं म्यू इक्वल टू साइन I बटे साइन R होती है। ठीक है, चूंकि हम देख रहे हैं कि आपतन कोण के मान को जैसे हम बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण के मान भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। चित्र में देखें यहाँ पर चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो स्नेल के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि म्यू बराबर साइन I बटे साइन R होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण के मान भी उसी क्रम में बढ़ते जाती है। ठीक, एक स्थिति ऐसे आती है कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जो अपवर्तन कोण है उसका मान 90 अंश हो जाता है। अर्थात जो अपवर्तित होने वाले जो किरणें हैं, ये आपतित किरण हुआ, ये अपवर्तित होने वाले जो किरणें हैं, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को स्पर्श करते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। अर्थात यहाँ पर जो अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है वो कितने अंश आ रही है, 90 अंश आ रही है। 90 अंश कब आया, एक विशेष आपतन कोण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रांतिक कोण की क्या परिभाषा देंगे कि जब क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण होती है जिसमें अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 अंश हो। ठीक, ये जो मान होती है इसको हम IC से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात IC का मतलब क्या हुआ, क्रांतिक कोण हुआ। ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण है जो कितने अंश है, 90 अंश है। ठीक है, तो यही IC क्या कहलाती है, क्रांतिक कोण कहलाती है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होती है। क्लियर हो गया। तो ये था क्रांतिक कोण की परिभाषा। ठीक, चित्र में समझ में आया यहाँ पे कि क्रांतिक कोण को हमने किस तरीके से परिभाषित किया। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में हम क्या संबंध स्थापित कर सकते हैं। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। दोनों में क्या संबंध होती है। तो यदि हम सघन माध्यम को D से प्रदर्शित करें, सघन माध्यम को यदि हम D से प्रदर्शित करते हैं और
विरल माध्यम को R से प्रदर्शित करते हैं। तो एक विशेष आपतन कोण जिसको हम कहते हैं IC, आपतन कोण बराबर क्या ले सकते हैं, IC। इसके लिए जो अपवर्तन कोण होगा वो क्या होगा, 90 अंश, अर्थात अपवर्तन कोण बराबर 90 अंश। ठीक है, तो इस स्थिति में जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो क्या होगा, म्यू माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन IC बटे साइन 90। ठीक है, ये कहां से आया, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन I बटे साइन R होता है, और R क्या चीज है, अपवर्तन कोण है। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, चूंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, मतलब साइन 90 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा। उस स्थिति में यदि हम यहाँ पर अपवर्तनांक निकालें तो म्यू इक्वल टू साइन IC बटे 1, अर्थात म्यू इक्वल टू साइन IC। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हम ये भी जानते हैं, यहाँ पर जो अपवर्तनांक निकाला जा रहा है वह क्या चीज है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे, d म्यू r, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर भी वही चीजें आ जाएगी, d म्यू r, यहाँ पर भी वही आएगा d म्यू r, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से d म्यू r बराबर 1/r म्यू d, ये होगा। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं r म्यू d बराबर 1 बटे d म्यू r, यह लिखेंगे r म्यू d बराबर 1 बटे d म्यू r का मान कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन IC, तो ये हो जाएगा साइन IC। ठीक है, और 1/साइन थीटा का मान, त्रिकोणमिति हम जाएं तो त्रिकोणमिति में क्या होती है, 1/साइन थीटा बराबर चूंकि 1/साइन थीटा बराबर होती है कोसेक थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मान, r म्यू d बराबर 1/साइन IC को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक IC। ठीक, तो ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण IC में क्या बता रही है, संबंध बता रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होती है, इसकी परिभाषा समझने से पहले जो क्रांतिक कोण जो निकाला गया था, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जो संबंध निकाला गया था, उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि क्रांतिक कोण का मान किस किस पर निर्भर करती है। क्रांतिक कोण की निर्भरता, क्रांतिक कोण की निर्भरता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्रांतिक कोण माध्यम के जोड़े पर निर्भर करती है। माध्यम के जोड़े पर क्रांतिक कोण माध्यम के जोड़े पर किस तरीके से निर्भर करेगी कि वहां पर माध्यम हम क्या ले रहे हैं, वायु, कांच या जल, ठीक है। तो वहां पर क्रांतिक कोण का मान कम ज्यादा हो सकती है। दूसरा इसमें है जो प्रयुक्त प्रकाश है, उस प्रयुक्त प्रकाश का जो रंग है उसके ऊपर निर्भर करती है। प्रयुक्त प्रकाश में हम जानते हैं कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। तो जो क्रांतिक कोण होगी वो बैगनी रंग के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लाल रंग के लिए क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो प्रयुक्त प्रकाश क्या है इसके ऊपर भी निर्भर करती है क्रांतिक कोण का मान। ताप यदि हम धीरे धीरे ताप को बढ़ाते जाएं तो अपवर्तनांक जो है क्रमशः घटते जाती है। जब अपवर्तनांक घटेगी तो क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रांतिक कोण किस किस बातों पर निर्भर करती है इसको भी समझ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती है, इसको एक चित्र में समझते हैं। यहाँ पर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि क्रांतिक जो कोण होगा उस क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण के मान से कम हो, उस स्थिति में जो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न पहुंच करके सघन माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अर्थात यदि ये प्रकाश किरण इधर जा रही है सघन माध्यम में तो ये इसी माध्यम में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। एक बार पुनः इसकी परिभाषा को देख लीजिए कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। तो जो प्रयुक्त प्रकाश किरण होगी वह विरल माध्यम में न पहुंच करके सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में यह हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोगी है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में आती है। जैसे हीरे की चमकना, हीरे की चमकना, और उदाहरण हम ले सकते हैं जल में वायु के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना। इसके अतिरिक्त हम और उदाहरण ले सकते हैं जैसे मृग मरीचिका जिसको हम कहते हैं या मृग तृष्णा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं घटित होती है या जो दैनिक जीवन में इसका जो उपयोग करते हैं वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। हाँ पूछिए। परिभाषा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण के मान से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस स्थिति में प्रकाश किरण विरल माध्यम में न पहुंच करके सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया।
तो ये था पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग। तो जल में जैसे एक उदाहरण ले रहे थे अपन, जल में वायु के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना। तो जल में वायु के बुलबुला चमकीला दिखाई क्यों देगी, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जब हवा के बुलबुले जल के अंदर बनती है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है, चूंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना के लिए दो शर्तें यहाँ पर आवश्यक है। क्या क्या दो शर्तें यहाँ पर आवश्यक है कि प्रकाश, पहला इसमें कंडीशन ये है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। सबसे पहली शर्त ये है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। दूसरी इसमें शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से सदैव अधिक हो। ठीक है, पहला शर्त क्या है इसके लिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, ये पहला शर्त। दूसरा शर्त इसमें क्या है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें। ये दो शर्तें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना के लिए। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन या दोनों शर्तें जब लागू होगी तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, नहीं तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक, तो हम जैसे देख रहे थे उदाहरण कि वायु की जो बुलबुले होती है वो चमकीले दिखाई देती है, क्यों? तो वायु के बुलबुले चमकीले दिखाई देती है, इसके पीछे कारण वही है कि जब हवा के बुलबुले जल के अंदर प्रवेश करती है या जल के अंदर जब चलने लगती है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से होकर के कहाँ पहुँचेगी, विरल माध्यम में पहुँचेगी। तो प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुँचती है तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर वायु के तल पर क्या होगी, आपतित होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो शर्तें हैं, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो, अधिक हो, तो यहाँ पर क्रांतिक कोण के मान से जो आपतन कोण है वह अधिक हो जाता है, जिस कारण जो वायु के बुलबुले है वह जल में चमकीला दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार हम समझ सकते हैं हीरे की चमकना, और इसी प्रकार पुनः हम समझ सकते हैं कि मृग तृष्णा या मृग मरीचिका की, जिसके नाम से हम जानते हैं। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। इसमें रेगिस्तान में क्या होती है, जब पानी की खोज में मनुष्य आगे बढ़ते जाती है तो वृक्ष के नीचे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर पानी हो, पर वास्तव में जब वह उस वृक्ष के पास पहुँचता है तो पानी उपस्थित नहीं रहती है। तो ये क्या होती है, एक प्रकार का आँख का धोखा होता है, और इसी को हम कहते हैं मृग तृष्णा या मृग मरीचिका। ठीक है, तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरीके से ये सारे उदाहरण जो बताया गया वह हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। ठीक, तो आज हमने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया। इसके पहले क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन किया। एक प्रयोग के बारे में देखा कि हम कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आगे के जो पीरियड होगी उसमें और दूसरा अध्याय शुरू की जाएगी। थैंक यू। कांच के आयताकार गुटके का जो प्रायोगिक प्रदर्शन देख रहे थे उसमें उसके चित्र में सुधार करना है। कांच के
आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसमें चित्र बनाए थे। ये कांच का आयताकार गुटका है ABCD। इसमें यहाँ पे एक अभिलंब खींचते हैं M और N। ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यहाँ से अपवर्तित हो जाएगी। यहाँ पे एक और अभिलंब है और प्रकाश किरण इस दिशा पे निर्गत हो जाता है। यहाँ पे दो बिंदु लगाए थे, दो पिन जिसको हम कहते हैं P और ये Q। ये इसको O कहेंगे, ये वाला O डैश हो जाएगा और यहाँ पर ये P और Q का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं जिसको हम कहते हैं R और S। तो इस तरीक़े से आपतित जो किरण है PO वो जो है R इस दिशा में क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। यहाँ पे अभिलंब के साथ में बनने वाला कोण आपतन कोण कहेंगे और अभिलंब के साथ में जो अपवर्तित जो किरण है इसके साथ में जो बन रही है कोण, इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण R कहेंगे। अब इस चित्र में क्या गलती हुआ था, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये O को हम केंद्र माने हैं, इससे छोटी त्रिज्या लेकर के क्या खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। इस तरीक़ा से तो ये OP जो आपतित किरण की जो दिशा बता रही है, OP यहाँ से आ रही है, उसको X बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसी तरीक़ा से यहाँ पर ये Y बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ये Y। स्केल में हम क्या करेंगे, इन दोनों की दूरी नापने के लिए यहाँ पर जो MN जो दिख रही अभिलंब, उससे हम X से यहाँ पर अभिलंब खींचे X और इसका हम नाम कर देते हैं E। और उसी तरीक़ा से यहाँ से भी यहाँ अभिलंब खींचते हैं, इसको हम कहेंगे F। तो यहाँ पर इस चित्र में F की जो स्थिति है वो गलत बताया गया था, इसको सुधार करके इस तरीक़ा से यहाँ पे चित्र बनाएंगे। तो इसमें जो अपवर्तनांक का जो सूत्र निकलेगा वो भी बदल जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे चूंकि स्नेल के नियम अनुसार, स्नेल के नियम से अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन I अपान साइन R प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम I जो दिख रहा है और यहाँ पर R दिख रही है, इसका साइन में हम मान निकालेंगे। तो साइन I का मान निकलेगी साइन I बराबर, देखिए ये लंब डाले हैं तो ये क्या हो जाएगा, उसका विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन I की वैल्यू क्या हो जाएगी, या साइन I बराबर हम जानते हैं क्या होती है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रही है तो साइन थीटा का जो मान होता है त्रिकोणमिति में वो हो जाती है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये लंब है और ये क्या है, उसके कर्ण को बता रही है। तो यहाँ पर लंब का मान क्या हो जाएगा, XE और कर्ण क्या हो जाएगा, XO, या इसको हम लिख सकते हैं OX भी लिख सकते हैं। इसी तरीक़े से साइन R का मान होगा, यहाँ पे देखिए जो अपवर्तन कोण बन रही है उसमें साइन R का मान निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, उसका विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे FY बटे OY। चूँकि हम देख रहे हैं कि जो OX का जो लंबाई है वो OY के लंबाई के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि OX बराबर OY समान त्रिज्या, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, समान त्रिज्या। तो इस मान को यदि हम यहाँ पे रखें, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान
रखने पर ये जो अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकल जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन आई का मान रखेंगे एक्स ई बटे ओ एक्स, एक्स ई बटे ओ एक्स, और नीचे यहाँ पर हो जाएगा साइन आर का मान एफ वाई बटे ओ वाई। चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ एक्स और ओ वाई आपस में बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ई बटे ओ एक्स, ये भाग है, इसको गुना के रूप में यदि हम बदलेंगे तो यहाँ अंश और हर आपस में बदल जाती है, और इसके जगह हम क्या रखेंगे, ओ एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा ओ एक्स बटे एफ वाई। तो इस तरीके से ओ एक्स और ओ एक्स दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अपवर्तनांक म्यू का जो मान निकलेगी अपवर्तनांक म्यू बराबर आ जाएगा एक्स ई बटे एफ वाई। इस सूत्र में हम दिए गए कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स ई और वाई एफ की यदि लंबाई ज्ञात हो जाए, दोनों को यहाँ पे रखेंगे तो अपवर्तनांक का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर चित्र में हम क्या सुधार किए, एफ की जो स्थिति है यहाँ पर ई बता दिया गया था, उसको सुधार करके इस चित्र का उपयोग किया जाएगा। थैंक यू।